हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में। और अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जो बुक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यूनिट 3 या पीजी लेवल, उसकी जो बुक है उसमें जो कंटेंट है उसके बारे में अपन डेली जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों ने जो बुक परचेज़ की है और जो हाल ही के अंदर परचेज़ करने वाले हैं उन सभी को बुक को रीड करने में काफ़ी इजी हो सके। इसलिए डेली का अपना जो चैप्टर है वो बुक को सॉल्यूशन अपन लेके आते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसजेनिक प्लांट के एग्जाम्पल्स, क्योंकि अपन ने हाल ही के अंदर जो लास्ट क्लास थे आपकी 5th उसमें देखे थे अपन ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। आज अपन देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल उसी का अपन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अपन वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है आज का वो आ जाएगा एग्जाम्पल। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है ना। इसमें देखेंगे पहला एग्जाम्पल देखेंगे ब्रेसिका नेपस। पहला एग्जाम्पल ब्रेसिका नेपस। इसमें देखेंगे इस प्लांट में हिरुडिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाली प्रोटीन, हिरुडिन के जो जीन है वो एक्सप्रेस किए गए। और हिरुडिन क्या है? एंटी कोगुलेंट है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है कि जीन डाला गया है। तथा इसमें इनके सीड से हिरुडिन प्रोटीन को प्राप्त कर मेडिसिन के रूप में यूज में ली जाती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हिरुडिन का जो जीन है किस प्लांट में सिंथेसिस या ट्रांसफ़र किया गया है, तो आप कहोगे ब्रेसिका नेपस के अंदर। सेकेंड पॉइंट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग, टोमेटो। ये जो एग्जाम्पल है टोमेटो का, ये हर एग्जाम में आपको फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आप ये पूछा जाएगा कि टोमेटो के अंदर, या फिर आप पूछा जाएगा फ्लेवर सावर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किसका मॉडिफिकेशन आप होगे टोमेटो का। फ्लेवर सावर क्यों बनाया गया था, तो इसके सिंपल सा है, आप लोगों को पता भी होगा, तो फिर मैं बता देता हूँ कि जो टोमेटो है यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो टोमेटो है इस प्रकार से इनकी जो वोल है ये क्या होती है, जल्दी गल जाती है और जल्दी ल्यूज़ पड़ने लगते हैं, जिसके कारण से टमाटर है ल्यूज़ पड़ के क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। तो इनमें जो इनकी वोल है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, इन पेक्टिन को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, गैलेक्टोयूरोनेज के नाम से है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज ये एंजाइम है। अगर अपन इस एंजाइम को ही रोक दें, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दें, इस एंजाइम को बनने से ही रोक दें, तो जो वोल है, पेक्टिन है, उसको तोड़ने वाला कोई एंजाइम बचेगा नहीं, जिसके कारण से ये टोमेटो जो है इसकी लाइफ जो है वो क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें क्या डाला गया था, एंटीसेंस आरएनए डाला गया था। तो कौन सी, देखो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। किस एंजाइम को इनहिबिट किया गया था फ्लेवर सावर में, तो आप कहोगे पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। फ्लेवर सावर किस लिए बनाया गया था, तो टोमेटो की लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए, इसकी वॉल को लंबे टाइम के लिए बनाए रखने के लिए अपन कह सकते हैं। कौन सी टेक्निक इसमें यूज में गई थी, तो आप कहोगे आरएनए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है, जीन साइलेंसिंग कहोगे आप, जीन साइलेंसिंग कह सकते हो, और इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो। तो यहाँ पर अपन इसके रिलेटेड थोड़ा सा टर्म्स अपन देख लेते हैं। टोमेटो में एक एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज पाया जाता है जो टोमेटो फ्रूट की भीति में उपस्थित पेक्टिन मिडल अमीलाई होती है को ब्रेक करता है, इसलिए टमाटर जल्दी सड़ने या गलने लगते हैं। इसलिए इस एंजाइम के जीन को इनहिबिट करने के लिए siRNA और miRNA को एंटीसेंस टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया गया। मतलब जो जीन एक्सप्रेस हो रहा था उसका जस्ट एंटीसेंस आरएनए बनाया गया था, और जो mRNA इस प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था उसके साथ में जाके क्या हो गया, वो बाइंड हो गया। और डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए बनता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, और उससे प्रोटीन का निर्माण या एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका साइलेंसिंग किया गया था, तथा पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जीन को इनहिबिट कर टोमेटो की लाइफ टाइम को बढ़ा दिया गया था। ये इसका मेथड है। इसमें ये तो क्वेश्चन फिक्स है कि फ्लेवर सावर जो है वो एग्जाम्पल हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखने। दो भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं 4-5, वो सभी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और अब अपन देखेंगे बीटी कॉटन। हालांकि बीटी कॉटन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि बीटी कॉटन के अंदर क्राई जीन ट्रांसफ़र किया गया था, बेसिलस थ्रोजेनेसिस बैक्टीरिया से लिए गए थे, और ये क्राई प्रोटीन बनाता है। क्राई प्रोटीन क्या होता है, प्रो प्रोटीन प्रकार का होता है,
प्रोजीन प्रकार का होता है कि मतलब पहले इनएक्टिव होते हैं लेकिन जैसे ही एल्कलाइन मीडियम में जाते हैं, कई बार पूछा जाता है, इसमें एग्जाम में पूछा भी गया है, कौन से मीडियम में जाकर क्राई प्रोटीन जो है वो एक्टिव होती है, तो आप कहोगे एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम कहाँ पाया जाता है? जो भी इंसेक्ट इनको खाता है, इंसेक्ट की जो मिड गट है, ये भी पूछा जाता है कि इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में एल्कलाइन मीडियम के द्वारा इसको एक्टिव कर दिया जाता है, तो मिड गट में एक्टिव किया जाता है। हाँ, ये चीज़ें हैं। इसमें देखेंगे इंसेक्ट को किल करने वाली प्रोटीन बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। कौन सी प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। तो इनको लगा कि ये क्राई प्रोटीन जो है अगर अपन प्लांट में डाल दें और प्लांट जो है उनकी पत्तियां हैं, प्लांट की लीव्स है, अगर ये प्रोटीन बनाने लगे, अगर कोई भी इनको खाएगा इंसेक्ट वगैरह, तो वो भी मर जाएंगे। इसलिए ये कुछ इंसेक्ट जैसे, देखो ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्जाम्पल है? तो ये लेपिडोप्टेरॉन्स, ठीक है ना, टोबैको बर्ड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, आर्मी वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, कोलियोप्टेरेंस, बेटल्स, डेपिटेरेंस, ये एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज को किल करते हैं। इसलिए बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया से क्राई जीन को निकालकर किस में डाला गया था? कॉटन में ट्रांसफ़र किया गया था। अब कॉटन क्या बनाने लगी? तो कॉटन भी बनाने लग जाए, क्या बनाने लगती है? प्रोटीन, जिसे अपन क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये क्राई जीन प्रोटीन बनाते हैं तथा कॉटन की लीव्स में, देखो इसके फैमिली ये थोड़े एग्जाम्पल है, ये क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार से आपको देख सकते हो। और क्राई फर्स्ट एबी जो है ये वाली किसको कंट्रोल करती है? तो आप कहोगे कॉर्न बोरर को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर ये जो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जो है वो किसको कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करते हैं। हालांकि ये चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो तो बेस्ट है। ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है टॉक्सिक प्रोटीन होते हैं, सभी अपन जानते हैं। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, मतलब इंसेक्ट के ऊपर इफेक्ट करती है के रूप में कार्य करती है। ये कैसे होती है? बीटी टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं अपन। इनएक्टिव कंडीशन में होती है। इंसेक्ट के आंत कहाँ पे? इंसेक्ट के इंटेस्टाइन के मिड गट में एल्केलाइन पीएच में ब्रेक होकर बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। बीटी टॉक्सिन वैरायटी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन सर्वप्रथम यूएसए में किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर मोनास्टो के द्वारा किया गया था, मिस मोनास्टो के द्वारा बोलगार्ड ने किया था। यहाँ से अपन देखेंगे ये इंसेक्ट की मिड गट की एपिथेलियल सेल में से बाइंड होकर छिद्र बना देते हैं, जिससे पानी भर जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, जिससे इंसेक्ट फट जाते हैं और इंसेक्ट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फादर ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है ना, फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर है विजय आत्माराम, ठीक है ना, विजय आत्माराम 1997 से 1998 के अंदर इन्होंने वर्क किया था। आगे अपन देखेंगे गोल्डन राइस के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस हमेशा पूछा ही जाता है। गोल्डन राइस भी एक फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का। गोल्डन राइस तो सीधा सही है कि ऐसे चावल बनाए गए हैं, ऐसे पेडी बनाई गई है, ये कह सकते हैं अपन, जिनमें विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है बीटा कैरोटीन, उसके जीन है वो डाले गए थे। 3 जीन डाले गए थे, जिनमें से 2 जीन है वो इंपॉर्टेंट है। एक जीन हालांकि पहले से वो वाइल्ड है, वो मिल गया था उसमें, इसलिए 2 ही जीन अब जो है वो डाले गए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो इसमें सिंपल सा बनता है कि गोल्डन राइस जो है वो किस लिए बनाए जाते हैं? विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए। गोल्डन राइस जो होते हैं इनका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है बीटा कैरोटीन के कारण से, इसलिए गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं। और बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए के प्रिकर्सर्स होते हैं, ठीक है ना, पूरी पदार्थ होते हैं, तो विटामिन ए के सोर्स होते हैं ये। दूसरी चीज़, इनका कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि गोल्डन राइस जो है वो किसके द्वारा बनाए गए थे, किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो इंगो पोर्ट्रिकस जो है और पीटर बेयर के द्वारा डेवलप किए गए थे। ये साइंटिस्ट का नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रख लेना, हर एग्जाम में पूछा था गोल्डन राइस किसके द्वारा बनाए गए थे। आगे अपन देखेंगे गोल्डन राइस में विटामिन ए के जीन बीटा कैरोटीन के जीन जो है वो डाले गए थे। बीटा कैरोटीन एक प्रो विटामिन ए तथा विटामिन की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना, विटामिन ए बनाने वाला प्रिकर्सर होता है, ये मान लो आप। तो राइस में ग्रेन में बीटा कैरोटीन के एक्यूमुलेशन होने से येलो या गोल्डन कलर दिखाई देता है। कि गोल्डन कलर क्यों आता है? तो बीटा कैरोटीन के जो है बीटा कैरोटीन जो है एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो डार्क कलर दिखाई देने लगता है, गोल्डन कलर दिखाई देने लगता है, क्योंकि येलो कलर के होते हैं ना ये। बीटा कैरोटीन के राइस में
जीन डाले जाते हैं। बीटा कैरोटीन के लिए राइस में जो जीन डाले गए थे वो एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक तो है डेफोडिल से जीन डाले गए थे इसमें, ठीक है ना। और जीन जो है राइस में इंसर्ट किए गए थे किसके द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के मेथड को यूज में लेते हुए डाला गया था। आगे अपन देखें कौन से जीन डाले गए थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, कौन से जीन डाले गए थे। एक तो देखो इसमें PSY, ठीक है ना, तो यहाँ पर फाइटोइन सिंथेज जीन इसमें इंसर्ट किया गया था। PSY वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिया गया था इस जीन को, तो डेफोडिल से लिया गया था। फिर एक है CRTL जीन जो फाइटोइन डीसेचुरेज एंजाइम है को कोड करता है। ये जीन किसका है, ये फाइटोइन डीसेचुरेज, और एक कौन सा है, फाइटोइन सिंथेज। ये कहाँ से लिया गया था, सोइल बैक्टीरिया है, वहाँ से लिया गया था। सोइल बैक्टीरिया कौन सा सोइल बैक्टीरिया, तो इरविन से लिया गया था, ये इरविनिया से। और एक है LCY जीन दो लाइकोपिन साइक्लेज, ये भी कई बार पूछा जाता है, हालांकि कम है। LCY जीन लाइकोपिन साइक्लेज, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आया था, मैंने कोई एग्जाम दी थी इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, गोल्डन राइस 2 को। ये क्वेश्चन किस में आया था, इसमें आया था ICR का एक एग्ज़ाम हुआ था नेट वाला 2023 में हुआ था, उसमें गोल्डन राइस का एक क्वेश्चन आया था, उसको मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर। कि गोल्डन राइस 2 जो है वो कब डेवलप किया गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था 2005 में डेवलप किया है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी डिटेल इसके साथ में इंक्लूड की है। गोल्डन राइस 2005 में विकसित किया गई एक वेराइटी है। इसमें अपन देखेंगे ये सिनेटा में बनाए गए थे और इसमें PSY जीन जो है इंसर्ट किया गया है, जो मेज से निकाल कर डाला गया है। ये आपको याद रखना भी, मेज से लेकर इसमें जीन जो है वो राइस में डाला गया है, कौन सा, PSY जीन। और पहले वाला जो है डोलोफिल के अंदर जो बताया था मैंने आपको ऊपर वाला, ये किस में डाला गया था, यहाँ पे अपन देखेंगे कि पहला जो जीन है PSY वो किसके द्वारा डाला गया था, PSY जीन है वो डाला गया था यहाँ से देखो डेफोडिल से। लेकिन अब जो डाला गया है गोल्डन राइस 2 के अंदर वो किस में डाला गया है, किससे लिया गया है, तो इससे मेज से लिया गया है। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। और अपन देखेंगे गोल्डन राइस 2 गोल्डन राइस से 23 टाइम अधिक कैरोटीनॉइड प्रोड्यूस करता है। देख लो कितना ज़्यादा एडवांस है, 23 टाइम्स मोर प्रोडक्शन कंपेयर टू गोल्डन राइस फर्स्ट। विटामिन ए की कमी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस की वैरायटी बनाई गई थी। ये सिंपल सी लाइन है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे अपन देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट। कई ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं जिनमें पेस्ट रेजिस्टेंट है, छोटे मोटे जो इंसेक्ट वगैरह हैं जो लगते हैं उनको, उनके अगेंस्ट, कीट वगैरह लगते हैं उनके अगेंस्ट के लिए। कुछ प्लांट की रूट्स को कुछ निमेटोड के द्वारा डैमेज कर दिया जाता है, अर्थात पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें रूट नोट निमेटोड्स कहते हैं, और इनके अगेंस्ट में जो है वो ये बनाए गए हैं कई प्लांट्स रेजिस्टेंट। देखो टोबैको प्लांट की रूट में निमेटोड कौन सा, मेलोइडीगाइन या मेलोइडोगाइन कह सकते हैं। इनकोग्निटा इंसेक्ट इन्फेक्शन करते हैं जिससे टोबैको की प्रोडक्शन में भारी कमी आती है। ये इंसेक्ट में एक, इसके बारे में कभी एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ये जो निमेटोड है, रूट नोट निमेटोड डिजीज़ जो है, इसमें 4 लार्वल स्टेज पाई जाती है। इनमें से जो सेकेंडरी लार्वल स्टेज होती है वो इन्फेक्शियस होती है। ये क्वेश्चन अभी भी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था कि कौन सी स्टेज होती है जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो 3rd स्टेज जो होती है उसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये 4 स्टेज पाई जाती है लार्वा की इसमें। यहाँ पे अपन देखेंगे इनके इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनआई यूज़ में लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में डिफेंस के रूप में आरआई पाया जाता है। जो इंटरफेरेंस है ना, आरएनए इंटरफेरेंस, वो मेथड यूज़ में लिया गया है। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है कोई भी आरएनए जो प्रोटीन बनाने वाला है उसको डिस्टर्ब करना, उसके साथ में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेना, जिसके कारण से उस आरएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा और जीन क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। ये आरएनए इंटरफेरेंस
स्पेसिफिक mRNA के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, जो मैंने बता दिया ये डबल हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेता है और डबल स्टैंडर्ड जो mRNA बनता है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, से प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, जिससे जीन साइलेंसिंग कहते हैं। ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा निमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट में डाला गया, जिससे ये जीन या DNA होस्ट प्लांट सेल में सेंस या एंटी सेंस RNA बनाते हैं। ये RNA mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री बनने के कारण से mRNA के साथ बाइंड होते हैं और डबल स्टैंडर्ड RNA बनाते हैं, जिससे जीन साइलेंट कर दिया जाता है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी mRNA बनेगा उसके, जैसे मान लो कि ये mRNA है, ये mRNA आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन कोड करेगा, सीधी सी बात है। यहाँ ये इसका ट्रांसलेशन होगा। अगर आपको इसको साइलेंट करना है तो इसका एंटी सेंस RNA इसके साथ में यहाँ पर बाइंड कर दो, ये आपस में क्या बना लेंगे, पेयरिंग बना लेंगे, और अब इसको राइबोसोम जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और इसको क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो जो जीन एक्सप्रेस होने वाला था, ये प्रोटीन बनने वाली थी, वो अभी नहीं बनेगी। उसे क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग कहते हैं, RNA इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। निमेटोड पैरासाइट के प्रोटीन नहीं बनने के कारण से निमेटोड की डेथ हो जाती है। ठीक है ना। और RIC RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा डबल स्टैंडर्ड RNA जो है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। डाइसर का एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है कि डाइसर क्या है, डाइसर कहाँ पाया जाता है, तो वो उसके बारे में 2 लाइनें मैंने छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड की है। एक तो रिस्क की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है भाई, ये जो है ना ये फुल फॉर्म ये याद रखनी है। एक डाइसर के बारे में 2 लाइनें मैंने जो इंक्लूड की है वो आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइसर के बारे में हमेशा एग्जाम्पल में पूछा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड RNA को कट करते हैं तथा स्मॉल RNA का निर्माण करते हैं तथा जीन साइलेंसिंग की स्टार्टिंग स्टेप में यूज में आते हैं तथा डबल स्टैंडर्ड राइबोन्यूक्लिएज एक्टिविटी पाई जाती है। इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA मतलब डबल स्टैंडर्ड जो RNA है या DNA है उसको तोड़ने के लिए एक्टिविटी पाई जाती है, राइबोन्यूक्लिएज एक्टिविटी पाई जाती है, RNA को ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है ना। ड्रोसा की अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ड्रोसा। डाइसर है, ड्रोसा है, पूसा है, ये कई एग्जाम्पल पूछे जाते हैं छोटे छोटे प्रोटीन के बारे में। ये क्लास 2 तथा RNase 3 का एग्जाम्पल है, ये भी याद रखना भाई। RNase 3 का एग्जाम्पल है ड्रोसा, जो mRNA बायोजेनेसिस में यूज में आते हैं। ठीक है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स मतलब वही है कि जैसे कोई भी जेनेटिक मॉडिफाई मतलब जो भी फ्रूट्स है उनकी क्वालिटी है, उनकी प्रोडक्शन है, कैसे बढ़ाएं, उसमें कैसे उनकी क्वालिटी इंप्रूव करें, उसमें टेस्ट इंप्रूव करना है। कोई भी चीज़ अगर आप उसमें कोई भी जीन बाहर से आप डालते हो और उसकी फ्रूट की या फिर वेजिटेबल जो भी चीज़ है उसकी क्वालिटी आप बढ़ाते हो तो वो क्या कहलाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहलाएंगे। ठीक है। सर्वप्रथम क्राई प्रोटीन जीन कॉटन के अंदर इंसेक्ट के अगेंस्ट में डाला गया था, तो ये क्या है, मॉडिफाइड क्रॉप्स ही है। एंजाइम के जीन को एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डाला गया है। ये तो इसमें सिंपल सी चीज़ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की एग्जांपल्स जैसे अल्फ़ा, इसमें हर्बेसाइड राउंड के प्रति रेजिस्टेंट जीन है वो ट्रांसफ़र किया गया है। कैनोला ऑयल के जो हैं वो उसमें भी मॉडिफिकेशन किया है। कॉर्न है, कॉटन है, पपाया है, शुगर बीट है, सोयाबीन है, राइस है, टोमेटो है, सभी मॉडिफिकेशन जो अपन एग्जाम्पल ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। इंडिया में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थेरेपेक्यूटिक प्रोडक्ट जो है अप्रूव्ड है, मतलब जो भी मेडिसिनली आप यूज में ले सकते हो ऐसे प्रोडक्ट जो है इंडिया में जो अप्रूव्ड है, जो आप यूज में ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, वो कौन से हैं, ह्यूमन इंसुलिन, और एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इरिथ्रोपोइटीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो अपन कल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो हाइट बढ़ाने के लिए काम आता है, ह्यूमन इंटरल्यूकिन जो वायरस के इन्फेक्शन को रोकता है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सभी जो प्रोडक्शन है प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये इंडिया के अंदर क्या है, अप्रूव्ड है। इनको मार्केटिंग में यूज़ में लिया जाता है मेडिसिन के रूप में। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे अपन जो टॉपिक आएगा 112 नंबर पेज पे जीन थेरेपी का टॉपिक रहेगा। यहाँ पर एक यहाँ पे है इंसुलिन, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक रहेगा यहाँ पर, इंसुलिन के बारे में कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी अपन जानते हैं। इंसुलिन देखो वैसे काम क्या है इंसुलिन का, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन जो है पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो है
लैंगरहैंस सेल्स जो है उनकी जो बीटा सेल है उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो ह्यूमन के ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं, और उसी ग्लूकोज को लेकर वो कहाँ जाते हैं, अपना जो लीवर है वहाँ जाते हैं, और लीवर के अंदर ग्लूकोज को जोड़ कर क्या बनाया जाता है, ग्लाइकोजन को बना दिया जाता है और ग्लाइकोजन को स्टोरेज कर दिया जाता है। इसका मतलब ओवरऑल कह सकते हैं अपन इंसुलिन शुगर अपनी जो ब्लड है, ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। सपोज इंसुलिन है अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है तो शुगर का लेवल क्या होगा अपने ब्लड के अंदर, बढ़ जाएगा। उसी को अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, है ना। तो डायबिटीज़ को रोकना है तो आपको क्या करना होगा, इंसुलिन बाहर से भी इंसर्ट किया जा सकता है, इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में, इंसुलिन टैबलेट्स के रूप में भी यूज़ में लिए जाती है। तो यहाँ पर इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, जो एक नेचुरली अपने प्रोड्यूस किया गया है, ई कोलाई के द्वारा भी प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना, इंसुलिन। तो इंसुलिन की छोटी सी चीज़ें हैं जो अपन देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इंसुलिन के बारे में। यहाँ पे देखेंगे इंसुलिन एक प्रोटीन का बना हार्मोन है जिसमें 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तथा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी से बनी होती है। इसमें क्रमशः ए में तो 21 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और बी चेन में 30 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एस मतलब जो सल्फेट जो ब्रिज है, डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाया है। डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये जैसे ए चेन है और ये बी चेन है, यहाँ पर अपन डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये इस प्रकार से डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये बी चेन है। बी चेन में 30 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ए चेन में 21 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे सर एडवर्ड शार्पी शेफर ने बताया कि ह्यूमन में डायबिटीज़ नामक बीमारी पैंक्रियाज की आइसलैंड बीटा सेल्स के फेल होने के कारण से होता है। इसमें व्यक्ति के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। यहाँ पर अपन देखेंगे बेंटी तथा बेस्ट ने 1921 में डॉग से इंसुलिन प्राप्त कर ह्यूमन डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के रूप में यूज में लिया गया था। सर्वप्रथम ये जो एली लिली ने 5 जुलाई 1983 में ई कोलाई में ह्यूमन इंसुलिन के जीन को इंसर्ट कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सहायता से जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन प्राप्त की गई थी, ई कोलाई में प्रोड्यूस किया गया था। ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ह्यूमन इंसुलिन को ई कोलाई में सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था, तो यहाँ पर एली लिली के नाम से आ जाएगा। और कब, 5 जुलाई 1983 के अंदर ह्यूमन इंसुलिन को सर्वप्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा किसमें प्राप्त किया था, ई कोलाई के अंदर। मैमल्स में इंसुलिन एक प्रो हार्मोन के रूप में, इनएक्टिव के रूप में पाया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। शुरू में जो प्रो इंसुलिन जो होती है वो कुछ इस प्रकार से 3 चैन से बनी होती है, कुछ इस प्रकार से 3 चैन से। तो यहाँ पर इस चैन को जो है वो डिग्रेड कर दिया जाता है। ये सी चैन है, ए, ये बी और ये सी, तो यहाँ पे सी को कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बन गई, ये एक्टिव फॉर्म बन गई। तो जब तक तीनों चैन है ए बी सी तो ये प्रो इंसुलिन है, और एक्टिव इंसुलिन अगर होगी तो उसमें सी चैन को यहाँ से डिग्रेड करके यहाँ से हटा दिया जाता है, तो ये कहलाएगी एक्टिव इंसुलिन। तो यहाँ पे अपन देखेंगे मैमल्स में इंसुलिन एक प्रो हार्मोन या इनएक्टिव के रूप में सिंथेसिस किया जाता है जो ए बी सी डी पॉलीपेप्टाइड चैन से बना होता है, तथा प्रोसेसिंग के दौरान सी चैन को रिमूव कर ए बी चैन एक्टिव इंसुलिन बना लेती है। यहाँ पे अपन देखेंगे एक टॉपिक है जीन थेरेपी, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के नाम से भी है कि जैसे मान लो कि कोई भी एक डिजीज़ है जो जेनेटिकली कैसी है, हेरिडेटरी है, आनुवांशिक डिजीज़ है, अगर आप उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो जो उसकी जो सेल है, गेमेटिक सेल है, या फिर आप कह सकते हो जाइगोटिक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल है, उसी टाइम पे जिस जीन किसी डिजीज़, हेरिडेटरी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस जीन को क्या कर दिया जाए, साइलेंट कर दिया जाए, ठीक है ना। या बाहर से कोई ऐसा जीन डाल दिया जाए जो उसको क्या कर दे, सप्रेस कर दे। तो जीन का जो ट्रीटमेंट है इनिशियल स्टेज के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, अपन जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं जीन थेरेपी का टॉपिक। जीन थेरेपी हेरिडेटरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी को अपनाया जाता है, जिसमें स्टेम सेल या एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डिजीज़ वाले जीन के डायग्नोसिस कर, मतलब उसको पहचान कर प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्मल या
फंक्शनल जीन को इंसर्ट किया जाता है कि हो सकता है कोई जीन इनएक्टिव हो, वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ में सेम वैसा जीन बाहर से इंसर्ट कर दिया जाए और उसे एक्सप्रेस करवा दिया जाए कि वो ऑर्गेनिज्म या जो जीव है वो बड़ा होगा तो उसमें वो जीन है वो एक्टिवेट हो सके, क्योंकि पहले वाला कैसा है, म्यूटेटेड है, वो अपना फंक्शन कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एक नया जीन डालकर उस व्यक्ति के अंदर वो फंक्शन करवा सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखेंगे SCITD, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक है हीमोफीलिया, ये हेरिडेटरी डिजीज़ है, इनके लिए जीन थेरेपी मेथड है वो यूज में लिया जा सकता है। SCID अपन देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड डिजीज़ है, ये न्यूक्लियोटाइड का जो डिग्रेडेशन होता है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उससे रिलेटेड डिजीज़ है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जो ADA एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण से होता है। याद रखना भाई, SCID जो जीन है या डिजीज़ है वो किसकी कमी के कारण से होता है, ADA। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। और किस प्रकार की डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। दूसरा क्वेश्चन कि ये किसकी कमी से होता है, तो ADA एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी के कारण से होता है। ADA T सेल को जीवित रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। T सेल में रहेगा तो T सेल है वो सर्वाइव करती रहेगी, अपना फंक्शन करती रहेगी, और T सेल में ये नहीं रहेगा तो T सेल क्या हो जाएगी, अपना फंक्शन लॉस कर देगी, जिसके कारण से इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। यहाँ पर अपन देखेंगे हीमोफीलिया, ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 का अभाव होता है। ये मोस्टली मेल में देखने को मिलती है। एक्स लिंक्ड डिजीज़ है तो रेसेसिव है तो इसी बात मेल में देखने को मिलेगा। हीमोफीलिया जो डिजीज़ है वो भी दो प्रकार के, हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B। यहाँ पर हीमोफीलिया A को क्लासिक H और यहाँ पर क्रिसमस H के नाम से जानते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 के कमी के कारण से होता है, और जो A है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण से होता है। एक हीमोफीलिया C भी इसमें दिया है, हीमोफीलिया C, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी के कारण से होता है। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा मैंने शायद कहीं पढ़ा है, हीमोफीलिया बी का जो कारण है वो अगर पूछा गया था, क्योंकि ए तो कॉमन हो गया, अब ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो कॉमन ना हो, अभी तक नहीं पूछे गए, तो बी वाला जो है क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी के कारण से देखा जाता है। और हीमोफीलिया जो है हीमोफिलिक C है वो 11 फैक्टर की कमी के कारण से भी देखने को मिलता है। देखो, सर्वप्रथम 1990 में 4 साल की बच्ची जीन थेरेपी के ADA एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी से होने वाली डिजीज़ SCID का ट्रीटमेंट किया गया था जीन थेरेपी के द्वारा, मतलब जीन बाहर से डाल दिया गया था। जीन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है सर्वप्रथम 1990 के अंदर यूज में लिया गया था। अगला टॉपिक आ जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है यहाँ पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। हालांकि ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो एग्जांपल्स बन सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जीन को डिजायर्ड, कोई भी जो वांटेड जीन है जिसको अपन चाहते हैं कि एनिमल के अंदर इसमें इंसर्ट किया जाए, तो डिजायर्ड एनिमल में इंसर्ट किया जाता है तथा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया जाता है। जैसे माइस है, मतलब चूहा है, रेट है, रेबिट है, पिग है, सिप है, काऊ है, फिश है, इनमें जीन है वो किस लिए डाला जाता है। मोस्टली जो एनिमल्स में जीन जो डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं हाई प्रोडक्शन के लिए, हाई क्वालिटी के लिए, ठीक है ना, उन चीज़ों के लिए प्रोडक्शन डाला जाता है जीन, और ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन किया जाता है। एनिमल्स के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल या डेवलपमेंट में इम्प्रूव करना तथा ह्यूमन रिलेटेड हार्मोन्स, इंसुलिन तथा अदर ग्रोथ फैक्टर्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। हेरिडेटरी डिजीज़ के डायग्नोसिस करने में ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता लेना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे ह्यूमन प्रोटीन, कौन सी, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन को प्रोड्यूस किया गया है, का यूज एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज में लिया गया है ह्यूमन प्रोटीन अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन को। इसके अलावा फिनाइलकेटोयूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में भी यूज में लिया गया है। किसको प्रोडक्शन किया गया है, एनिमल जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स उनका प्रोडक्शन किया गया है फिनाइलकेटोयूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे देखो
1997 में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक जो गाय है वो बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था, रोजी था। ये क्वेश्चन भी शायद लास्ट में किसमें पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में ही कहीं क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि प्रथम जो गाय है जो ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी उसका नाम क्या था, तो रोजी था। और कब बनाए गए थे, 1997 के अंदर बनाए थे, जो ह्यूमन प्रोटीन की अधिकता वाला मिल्क प्रोड्यूस करती थी। मतलब ह्यूमन के जो जीन है मिल्क वाले, वो प्रोडक्शन इसमें जीन डाले गए थे ताकि जो बच्चों को पिलाने के लिए जो मिल्क है वो इजीली मिल सके काऊ के द्वारा, गाय के द्वारा। इस मिल्क में ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टा एल्बुमिन पाया जाता है, जो ह्यूमन बेबीज़ के लिए अधिक फ़ायदेमंद होता है। कई एनिमल्स में ह्यूमन वैक्सीन के रूप में यूज़ में लिया गया है। ह्यूमन वैक्सीन को ह्यूमन से पहले ट्रांसजेनिक माइस पर ट्राई किया जाता है, जो अपन जानते ही हैं। अर्थात वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज़ में, मॉडल के रूप में यूज़ में लिया जाता है। ह्यूमन के डिफेक्टिव पार्ट को भी ट्रांसजेनिक ऑर्गन के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है कि कोई भी जो एनिमल्स है उनमें से वो ट्रांसजेनिक मतलब पार्ट जो है, ऑर्गन है, उसको लेकर आप ह्यूमन के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गन को भी किया जा सकता है। कुछ एनिमल्स के क्लोन भी बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक एनिमल जो है माउस तथा, जिसमें ग्रोथ हार्मोन के जीन थे। इसे बड़े माउस को सुपर माउस कहते हैं, सुपर माउस बनाया गया था पहले। भारत में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक क्रॉप 2002 में बीटी कॉटन है। 1980 में चार्ल्स विजमन ने रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई से सर्वप्रथम इंटरफेरोन का निर्माण किया गया था। इंटरफेरोन का एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इंटरफेरोन कहाँ यूज में आता है, तो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और वो क्या करता है, वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। तो वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट में जो प्रोटीन बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, इंटरफेरोन कहलाती है। और कब कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ल्स विजमैन ने रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई से सर्वप्रथम इंटरफेरोन बनाया गया था। वर्टिब्रेट्स के वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो एक एंटीवायरल प्रोटीन होती है। ये मैंने लिखती भी दिया है ना, इंटरफेरोन होता क्या है। ठीक है, अब अपना जाएगा अगला टॉपिक जो है वो सुपर बग आ जाएगा। सुपर बग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सुपर बग क्या है, कैसे रिकॉम्बिनेंट किया गया था, क्यों किया गया था, इसके बारे में सभी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।